Hello everyone, my name is Arun and I welcome you all on my YouTube channel Learn Basic Concepts। तो थंबनेल पे देख के आपको आइडिया लग ही गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड है। यस, दैट इज़ ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। ये एक एडवांस मैथ्स का पोर्शन है। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो ये एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, कैट के लिए तो इंपॉर्टेंट ही है और इवन सीडीएस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। तो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का एस्पिरेंट जो इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एडवांस मैथ्स में हमको प्रॉब्लम क्या आती है, हम लोग गलती कहाँ पे करते हैं कि हम लोग एडवांस मैथ्स के जो रिजल्ट्स होते हैं वो डायरेक्टली लर्न कर लेते हैं और फिर हम लोग लगते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने। तो अगर उस रिजल्ट्स पे बेस्ड कोई डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट जब कभी क्वेश्चन थोड़ा बेसिक लेवल से आ जाता है, उस रिजल्ट के डेरिवेशन से क्वेश्चन आ जाता है कि तब हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो मेरे पढ़ाने का तरीका बिल्कुल वैसा ही रहेगा। मैं उस रिजल्ट्स का पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कि उसका पूरा डेरिवेशन समझाऊंगा कि वो रिजल्ट आया कहाँ से, ताकि जब कभी क्वेश्चंस थोड़ा बेसिक लेवल से भी आ जाए तो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में या उसको टैकल करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो अब आपको क्या करना है, कि आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं। क्यों? क्योंकि जब कभी आपको रिवाइज करने के लिए रेफ़र करना हो तो आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, आप अपने नोट्स को ही रेफ़र कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज से ज्योमेट्री की। और शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ेंगे क्या क्या। मैं कुछ टॉपिक्स लिख देता हूँ जिन टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे लाइन्स एंड एंगल्स से। लाइन्स एंड एंगल्स करेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में भी कुछ सब टॉपिक्स हैं, मैं वो भी लिखवा देता हूँ एक बार कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। हम लोग सबसे पहले इसके कुछ बेसिक्स देखेंगे ट्रायंगल के। बेसिक्स के बाद हम लोग सेंटर्स पढ़ेंगे। सेंटर्स में जो सबसे पहला हम लोग सेंटर कवर करेंगे वो करेंगे इन सेंटर। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर। मैं थोड़ा जल्दी दिया था ना। ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर के बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी। फिर पढ़ेंगे हम लोग सिमिलैरिटी। ठीक है, तो ट्रायंगल्स में हम लोग कुछ इन सब टॉपिक्स को देखेंगे। ट्रायंगल्स के बाद हम लोग बात करेंगे किसकी? क्वाड्रिलेटरल्स की। क्वाड्रिलेटरल्स में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक क्वाड्रिलेटरल्स जो होते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसको? हम लोग सबसे पहले स्केलिन से स्टार्ट करेंगे। स्केलिन क्वाड्रिलेटरल मतलब जो एक जनरल क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बाद रोम्बस और स्क्वायर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वैसे तो सर्कल्स में ज़्यादा यूज़ होता है, बट यहाँ पे भी मैं उसका थोड़ा सा बेसिक बता दूंगा। मतलब हम लोग आधा पोर्शन यहाँ पे पढ़ेंगे और आधा पोर्शन सर्कल्स में पढ़ेंगे इसका, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, कितने हो गए? 6 टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स हो गए। उसके बाद हम लोग जो चैप्टर उठाएंगे वो उठाएंगे सर्कल्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये सर्कल्स। इस पे हम लोग देखेंगे जो भी आर्क रिलेटेड रिजल्ट्स हो सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉर्ड्स रिलेटेड पॉइंट्स। फिर पढ़ेंगे टेंजेंट्स। एग्जाम पर्सपेक्टिव से टेंजेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग जो चैप्टर उठाएंगे वो हम लोग लेंगे क्या? पॉलीगन्स। पॉलीगन्स की ज्योमेट्री समझेंगे हम लोग। तो ठीक है, तो ये हमारा ओवरव्यू रहेगा, ये हमारा एक जनरल स्ट्रक्चर रहेगा ज्योमेट्री को पढ़ने का। हम लोग शुरुआत करेंगे लाइन्स एंड एंगल्स से और मैं हर एक चैप्टर में, हर एक वीडियो में एक एक चैप्टर कवर करूंगा। जैसे कि लाइन्स एंड एंगल्स में मैं पहले वीडियो में इसका पार्ट 1 कवर करूंगा आज के वीडियो में। उसके बाद कल हम लोग पार्ट 2 करेंगे। उसके बाद हम लोग ट्रायंगल्स पढ़ेंगे और ट्रायंगल्स का ये एक एक जो पॉइंट है वो एक एक वीडियो में हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। सिमिलरली हम लोग क्वाड्रिलेटरल, सर्कल्स और पॉलीगन्स को कवर करेंगे।
तो आज से हम लोग शुरुआत करते हैं लाइन्स एंड एंगल्स की, और आज से हम लोग उसके कुछ बेसिक समझते हैं और कुछ बेसिक डेफिनेशंस समझते हैं लाइन्स एंड एंगल्स में जो हो सकते हैं। तो आप लोग अपने नोट्स अगर बना रहे हैं तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स। तो देखिए लाइन्स एंड एंगल्स में सबसे बेसिक क्या है, लाइन। तो आप लोग बता सकते हैं लाइन क्या होता है। देखिए जो स्पेस होता है 3D स्पेस, वो बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना होता है। हम लोग 3D स्पेस की बात नहीं करेंगे, हम लोगों को ज्योमेट्री पढ़ना है फिलहाल के लिए, हम लोग एक प्लेन की बात करते हैं। तो प्लेन में क्या होता है, कोई भी जो पॉइंट्स होते हैं उनका एक स्ट्रेट पाथ अगर मैं ड्रॉ करूँ, बहुत सारे पॉइंट होंगे, उनका अगर एक स्ट्रेट पाथ, मतलब ये जो लाइन है, ये जो पाथ है वो थोड़ा सा भी क्या होना चाहिए, ऐसे कर्व नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। तो उन पॉइंट्स का जो पाथ होता है अगर वो स्ट्रेट हो तो वो क्या कहलाता है, एक लाइन कहलाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन। अब देखिए जो प्लेन है या स्पेस है वो बिल्कुल इनफाइनाइट है, उसका कोई अंत, कोई शुरुआत और कोई एंड पॉइंट नहीं होता स्पेस का। उसी तरीके से अगर हम लाइन ड्रॉ करने चलें तो हम कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं लाइन को उठा के, और कहीं पे भी ख़त्म कर सकते हैं। हमको नहीं पता कि वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ से ख़त्म हुआ है। इसीलिए लाइन में क्या होता है, हमको कभी भी उसका स्टार्टिंग पॉइंट और उसका जो एंड पॉइंट होता है लाइन का वो स्पेसिफिकली पता ही नहीं होता है हमको कभी। इसीलिए हम लोग क्या कर देते हैं, इसके कन्वेंशन में हम यहाँ पे एरो लगा देते हैं दोनों तरफ। ये एरो क्या डिनोट कर रहा है कि ये लाइन इस साइड भी इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो सकती है और इस साइड भी इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो सकती है। इसीलिए लाइन को हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग लाइन सेगमेंट की। देखिए लाइन सेगमेंट, सेगमेंट से नाम से ही पता चल रहा है कि इसका एक सेगमेंट कट अगर मैं कर लूँ यहाँ पे तो वो क्या कहलाएगी, लाइन सेगमेंट। सेगमेंट्स में इसमें और इसमें फ़र्क क्या आएगा कि ये एक सेगमेंट है, इसका जो ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना वो बिल्कुल स्पेसिफिकली डिफाइंड होगा, और ये जो है इसका एंड पॉइंट वो भी बिल्कुल ही स्पेसिफिकली डिफाइंड होगा। ये बिल्कुल वेल डिफाइंड पॉइंट्स होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट बिल्कुल वेल डिफाइंड होंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइन की क्या लेंथ होगी तो आप नहीं बता सकते, लाइन की कुछ भी लेंथ हो सकती है क्योंकि वो इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर रहा है। बट लाइन सेगमेंट की एक वेल डिफाइंड लेंथ होती है। अगर ये लाइन सेगमेंट है तो इसकी लेंथ में भी 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर कुछ भी हो सकती है, जैसा भी हमको गिवन होगा, ठीक है। तो आई होप आपको आज लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस समझ में आया होगा। अब बात करते हैं एक तीसरी चीज़ की, तीसरा पॉइंट जो कि है रे। देखिए रे में क्या होता है, इसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट तो बिल्कुल वेल डिफाइंड होता है, हमें पता है इसका स्टार्टिंग पॉइंट कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। बट इसका जो एंडिंग पॉइंट है ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये हमें नहीं पता कहाँ जाके रुकेगा। ये भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रे, ठीक है। तो ये बेसिक 3 तरीके की क्या होती हैं, लाइंस होती हैं। इसको बोलते हैं हम लोग लाइन, इसको लाइन सेगमेंट, जिसके क्या होते हैं, दोनों के दोनों स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट बिल्कुल वेल डिफाइंड होते हैं। और ये रे, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट वेल डिफाइंड है बट एंड पॉइंट वेल डिफाइंड नहीं है। तो लाइन, लाइन सेगमेंट और रे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग प्लेन में कुछ और डेफिनेशंस होती हैं छोटी छोटी, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। देखिए क्या होती हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। अभी मैंने क्या बताया, लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है। अब स्ट्रेट पाथ होता है, अब इस पाथ पे बहुत सारे पॉइंट होंगे, तो वो पॉइंट्स जो इस पाथ पे लाई करेंगे, वैसे तो स्पेस में हर जगह पॉइंट होंगे, ठीक है, लेकिन वो पॉइंट्स जो इस स्ट्रेट लाइन पे, इस पाथ पे अकर करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन पे सारे के सारे पॉइंट्स क्या होंगे, लाई करेंगे। तो वो सारे पॉइंट्स जो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं वो क्या कहलाते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। तो इन पॉइंट्स को क्या बोलेंगे, ये जो आसपास है, ये स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, इनसे हम लोग एक स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते, जिगजैग लाइन बनेगी। तो ये सारे पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो कोलिनियर और नॉन कोलिनियर आपको समझ में आया। इसी के साथ साथ मैं एक छोटी चीज़ बता देता हूँ, जैसे आपको पता है डायमेंशंस कितने होते हैं, टोटल 3 डायमेंशन होता है, एक्स वाई जेड
ठीक है। तो किसी भी 2 डायमेंशन से एक प्लेन बन जाता है। तो मान लीजिए एक प्लेन है, ये इसको क्या बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन। ऐसे ही ये एक्स जेड प्लेन और ये वाई जेड प्लेन। तो एक प्लेन क्या होता है, एक 2D शेप बोलते हैं इसको, 2 डायमेंशनल स्पेस। ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन में, किसी भी प्लेन में जितनी भी लाइनें आ रही हैं, जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड एक 2D प्लेन है, तो इसमें बहुत सारे लाइन अकर करेंगे। ठीक है। एक लाइन ये होगी, देखियो ये जो मेरा मार्कर है ना, बिल्कुल इसी के तरीके से एक लाइन होगी, लेकिन वो लाइन क्या होगी, इस प्लेन में नहीं आएगी। तो वो सारी लाइन जो एक ही प्लेन में आती है वो क्या कहलाती हैं, कोप्लेनर लाइंस। कोप्लेनर लाइंस। ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए लाइन समझ में आ गया आपको। अब 1-2 टाइप ऑफ लाइंस देख लेते हैं हम लोग। देखिए मैंने स्पेस में लाइन बनाई, एक ये लाइन है देखिए, और एक ये लाइन है। देखिए इस लाइन को क्या बोलते हैं, अगर आपने कभी पढ़ा, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्यों? क्योंकि ये लाइन आपस में क्रॉस हो रही हैं, और इसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल लाइंस। ये कभी भी क्रॉस नहीं होंगी, ये हमेशा इनफाइनाइटली मूव करेंगी। इसमें खासियत क्या है कि इसके ये दोनों लाइंस जो, इनको पैरेलल क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनके जो बीच का कॉमन परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करें, मतलब इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा आपस में। ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेलल लाइंस, या फिर इसको नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस भी बोलते हैं, लेकिन जो इसका ज़्यादा कॉमन नेम है वो है पैरेलल लाइंस। ठीक है। ये क्या कहलाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अच्छा, आप लोग मुझे बता सकते हैं कि किसी एक प्लेन में, अभी मैंने प्लेन समझाया, तो किसी एक प्लेन में क्या इन 2 तरीके से, पेयर ऑफ लाइंस की बात कर रहा हूं मैं, अगर पेयर ऑफ लाइंस ड्रॉ करनी है तो क्या इन 2 तरीके से कोई तीसरा तरीका है जिससे मैं पेयर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकता हूं एक प्लेन में? नहीं है। तो किसी भी प्लेन में सिर्फ यही 2 तरीके हैं पेयर ऑफ लाइंस ड्रॉ करने का, एक इंटरसेक्टिंग लाइंस और एक पैरेलल लाइंस। आप बोलेंगे देखिए ये रहा एक दूसरा लाइन, ये पैरेलल भी नहीं है, इंटरसेक्टिंग भी नहीं है, लेकिन मैंने अभी समझाया कि लाइन क्या होती है, जिसको हम लोग दोनों साइड क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसको एक्सटेंड करिए, क्योंकि लाइन तो एक्सटेंड कर सकते हैं ना हम लोग। तो ये देखिए एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ये किस पॉइंट पे, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो ये यही तो हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इसका मतलब स्पेस में सिर्फ 2 तरीके की लाइन होती हैं, कौन सी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स और पैरेलल लाइन्स। देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन्स का एक जनरल केस भी है, सॉरी जनरल नहीं, स्पेसिफिक केस है। एक ये लाइन देखिए, ये भी तो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है ना, लेकिन ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही है। इन्हीं 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस को जो कि 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस, तो समझ में आया आपको। 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस विच क्रॉस एट 90 डिग्री और राइट एंगल इज नोन एज परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एंगल्स की। तो एंगल क्या होता है आप लोगों को पता है? बहुत सिंपल है, सबको पता होता है, बट डेफिनेशन नहीं पता। देखिए एंगल क्या होता है, एंगल कोई भी ऐसा फिगर जो कि 2 साइड से मिलके बना है। ठीक है। और ये दोनों साइड क्या होते हैं, किसी एक पॉइंट पे जरूर टच करेंगे, जिस पॉइंट को ये पॉइंट क्या होगा, इन दोनों साइड्स का कॉमन वर्टेक्स हो गया। इसी को हम लोग कॉमन एंड पॉइंट या कॉमन वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, कॉमन वर्टेक्स। और इन दोनों लाइंस को क्या बोलते हैं, जिनको मैं इस एंगल का साइड्स बता रहा हूँ, इन दोनों लाइंस को हम लोग बोलते हैं एंगल के आर्म्स। ठीक है। तो अगर मैं इसका नाम दूँ, इस पॉइंट का मैं नाम दे देता हूँ A, इसका नाम देता हूँ O, और इसका नाम दूँ B, तो ये क्या लिखा है मैंने एक ये एंगल लिखा है, और इस एंगल का नाम क्या है, कन्वेंशन क्या होगा इसका, एंगल AOB। या फिर अगर हम इधर से जाएं तो क्या होगा, एंगल BOA। ठीक है। तो कॉमन क्या, देखिए जब भी हम लोग एंगल लिखते हैं ना, तो जो कॉमन वर्टेक्स होता है, जो कॉमन वर्टेक्स, उसको हमेशा हम लोग बीच में लिखते हैं।
देखिए ये ए और बी क्या है, नॉन कॉमन वर्टेक्स हैं, ये ओ क्या हो गया, कॉमन वर्टेक्स। तो जब भी हम लोग एंगल लिखेंगे तो कॉमन वर्टेक्स को बीच में लिखेंगे। तो आपको समझ में आया एंगल क्या होता है? चलिए ठीक है, तो अब आपको समझाते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स, देखिए पहला टाइप एक्यूट एंगल्स। क्या होता है एक्यूट एंगल्स? मैंने अभी बताया, एंगल बनाया ना इस तरीके से, इसको मैं थीटा नाम दे देता हूँ। तो एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं? जो कि क्या हो, 0 डिग्री से तो बड़े हों और 90 डिग्री से छोटे हो। अब ये 0 डिग्री और 90 डिग्री क्या है? देखिए अब आप अगले जितने भी मैं एंगल समझाऊंगा उसके लिए एक बात याद रखना, इसको ओ नाम दे देता हूँ, इसको ओ नाम ए दे देता हूँ। तो ये ओ ए है, ये जो रे है ये एक रे है ना, तो ओ ए क्या है, ये रे फिक्स है और इस रे को मैं क्या कर रहा हूँ, इस रे के रिस्पेक्ट में रोटेट करूँगा। किस तरीके से? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये ओ ए रे है, मैंने इसको ओ बी बोल दिया, तो ये ओ बी को मैंने रोटेट किया, तो ओ बी को मैंने कितना भी रोटेट किया है, बस 90 से ज़्यादा नहीं लेके गया, ठीक है। तो ये जो ओ ए रे है, अगर मैं इसको इसी के ऊपर चढ़ा दूँ तो कितना बन जाएगा थीटा? 0 डिग्री, क्योंकि यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ से उठाता हुआ चलूँगा ऊपर, जितना जितना बढ़ाऊंगा, 90 से पहले रोक दिया तो वो क्या रहेगा? एक्यूट एंगल। यही मैंने लिखा है कि एक्यूट एंगल क्या होगा कि 0 डिग्री से तो बड़ा चल जाएगा लेकिन 90 डिग्री से कम रहेगा, वो हो गया एक्यूट एंगल। दूसरा, अगर मैं इसको ऐसे घुमाता घुमाता 90 डिग्री पे खड़ा कर दूँ तो उसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल, ठीक है। तो आप समझ गए, राइट एंगल में मतलब थीटा क्या होगा? 90 डिग्री। तीसरा क्या हो गया? ऑब्ट्यूज एंगल। अब इसमें क्या करूँगा मैं, यहाँ पे मैंने क्या किया था, ऐसे 90 डिग्री बनाया था ना, यहाँ ऑब्ट्यूज में मैं क्या करूँगा, इसको मैं थोड़ा सा और घुमा दूंगा। देखिए ये रे है, सॉरी बार बार रो निकल जा रहा है मुंह से, ये ओ है, ये ए है, देखिए ठीक है। इस रे के रिस्पेक्ट में मैंने क्या किया, इस दूसरे ओ बी को मैं रोटेट करते करते मैं यहाँ ले आया इसको, ठीक है, बी। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने रोटेट किया, 90 पार किया और यहाँ आ गया, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल। इसका मतलब यहाँ पे थीटा जो होगा वो क्या होगा? 90 से तो बड़ा होगा बट 180 डिग्री से छोटा होगा। तो अगर 180 डिग्री से छोटा होगा तो 180 डिग्री पे पहुंच जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, ठीक है। स्ट्रेट एंगल देखिए नाम को ध्यान रखिएगा। स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है ये एक स्ट्रेट लाइन पे बनता है, ठीक है। तो ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो यहाँ से मैं घूमते इस तरीके से आ गया बिल्कुल। तो ये एक क्या है? स्ट्रेट एंगल बन गया 180 डिग्री। तो जब भी एक लाइन पे एक एंगल बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। तो यहाँ पे थीटा कितना होता है? 180 डिग्री। अब क्या करेंगे? रे को थोड़ा और रोटेट करेंगे, तो चलिए करते हैं। थोड़ा और रोटेट करेंगे, वो आगे जाके क्या बनाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। हम लोग जब ट्रायंगल्स पढ़ेंगे या फिर डेरिवेशंस देखेंगे तो इन चीज़ों का यूज़ करेंगे। फिर आप उस टाइम भी ये मत पूछेगा कि एक्यूट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल में क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा और रोटेट करते हैं, ठीक है। देखिए इसको मैंने स्ट्रेट से भी रोटेट करके थोड़ा नीचे ले आया, तो यहाँ से रोटेट करता हुआ इधर आ गया मैं, ठीक है। तो ये जो एंगल बनेगा ये क्या होगा? ये वाला एंगल, ये होगा रिफ्लेक्स एंगल। तो इसमें थीटा क्या हो गया? 180 से तो क्या हो गया? बड़ा होगा। बट अब देखिए इसको रोटेट करता हूँ मैं, कहाँ तक ले जाता हूँ? फिर इसी पे ले जा सकता हूँ, मतलब ये पूरा एक कंप्लीट कर सकता हूँ एंगल को। तो 180 से बड़ा होगा लेकिन 360 डिग्री से छोटा होगा। तो जब भी कोई एंगल 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रिफ्लेक्स एंगल। अब देखिए लास्ट, अगर थीटा 360 से छोटा है लेकिन थीटा अगर 360 के बराबर हो गया तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बताइए, अभी मैंने बोला भी था, कंप्लीट एंगल, ठीक है। इसका मतलब क्या है? थीटा कितना होगा? 360 डिग्री, ठीक है।
तो देखिए ये होते हैं बेसिक टाइप के एंगल्स, क्या क्या, एक्यूट जिसमें थीटा होता है 90 डिग्री से छोटा और 0 से बड़ा, राइट एंगल जब थीटा 90 डिग्री हो जाए, ऑब्ट्यूज एंगल जब थीटा 90 से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा रह जाए, स्ट्रेट एंगल जब थीटा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे बन जाए और 180 डिग्री बनाए, रिफ्लेक्स एंगल जब 180 को भी पार कर जाए बट 360 से कम रहे, यहाँ तक भी रहे अगर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। और कंप्लीट एंगल जब थीटा पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करके वापस दोनों OA और OB जो आर्म्स है या रेज हैं वो एक दूसरे को वापस ओवरलैप कर जाएं तो क्या एंगल बनेगा, कंप्लीट एंगल, थीटा जिसकी वैल्यू क्या होती है, थीटा की 360 डिग्री। देखिए यहाँ पे एक चीज़ नोट करना, मैंने जहाँ भी हर जगह ऊपर से लेकर नीचे तक बार बार एंगल को किस तरीके से रोटेट किया है, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से रोटेट किया है ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो किसी भी इसमें या किसी में देखिए, अगर मैं इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर दूँ ना, रिफ्लेक्स एंगल की बात कर रहा हूँ, रिफ्लेक्स एंगल में मैं क्लॉकवाइज रोटेट करूँ तो ये कौन सा एंगल है, देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, ये कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल 90 से तो बड़ा है लेकिन ये देखिए ये स्ट्रेट एंगल छोटा है। इसका मतलब अगर मैं इस एंगल की बात करूँ क्लॉकवाइज, AOB क्लॉकवाइज की बात करूँ तो ये कौन सा एंगल होगा, ये रिफ्लेक्स होगा, नहीं होगा, ये क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा। क्यों ऑब्ट्यूज होगा, क्योंकि देखिए ये 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आई होप आप लोगों को बिल्कुल क्लैरिटी आई होगी टाइप्स ऑफ एंगल्स में। अब आगे चलते हैं, कुछ और एंगल्स देखते हैं। देखिए अब बात करते हैं किसकी, एडजेसेंट एंगल्स की। छोड़िए उससे पहले एक दूसरी चीज़ बताता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल बताता हूँ। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए मैं एंगल्स बना रहा था बहुत हम कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स, मैंने एस क्यों लगाया है, क्योंकि जब भी हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री की बात करेंगे तो हम एक सिंगल एंगल की बात नहीं करेंगे, हम हमेशा एक पेयर ऑफ एंगल्स की बात करेंगे। दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो वो कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो वो कहलाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये हम हमेशा एक पेयर ऑफ एंगल्स के लिए बात करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया, जैसे अगर A और B दो एंगल्स हैं तो इनका सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। और सप्लीमेंट्री एंगल A और B अगर दो एंगल है तो इनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो अगर मैं आपसे 60 डिग्री दे दूं तो आप पता कर लेंगे B कितना होगा, यस 120 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स पूछे जाते हैं कभी कभी छोटे मोटे एग्जाम्स में। आगे चलते हैं। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ एडजेसेंट एंगल्स। ये एडजेसेंट एंगल्स को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसके बाद मैं लीनियर पेयर पे आऊँगा तो उसमें ये थोड़ा हेल्प करेगा। तो एडजेसेंट एंगल्स को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए ये कोई एंगल है, ठीक है, मैंने एक और एंगल बनाया इस तरीके से, इसको मैंने नाम दिया A, इसको B, इसको C, ये O। ठीक है, तो देखिए ये जो एंगल AOB है और दूसरा एंगल BOC, ये क्या है आपस में, एडजेसेंट। ये दोनों एंगल्स क्या है आपस में, एडजेसेंट। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। अब हम लोग एडजेसेंट एंगल्स इनको क्यों बोलते हैं वो एक बार समझिए। देखिए एडजेसेंट एंगल्स की डेफिनेशन समझिए। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे दो एंगल्स, ठीक है, जिनका एक तो कॉमन वर्टेक्स हो, जो कि यहाँ पे इस केस में क्या है, कॉमन वर्टेक्स O है, और एक कॉमन आर्म भी हो। यहाँ पे इस केस में कॉमन आर्म क्या है, OB। ये क्या है, इन दोनों एंगल्स का कॉमन आर्म है। ठीक है, ये समझिएगा, कॉमन आर्म। और ये OA और OC क्या है, ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स हैं। ठीक है, OA एंड OC आर नॉन कॉमन आर्म्स।
ठीक है। एक और देखिए, अगर आप चीज़ एक ऑब्जर्व कर पाएँ तो ये OA और OC ये जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, ये क्या है, इस कॉमन आर्म्स के डिफरेंट साइड्स में बने हैं, मतलब अपोजिट साइड्स में बने हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, एडजेसेंट एंगल्स वही एंगल्स होते हैं जिनका एक तो कॉमन वर्टेक्स, एक कॉमन आर्म और दो नॉन कॉमन आर्म्स, लेकिन जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो कॉमन आर्म्स के क्या होने चाहिए, अपोजिट साइड्स में बनने चाहिए। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल्स में आपको क्लैरिटी आई थोड़ी सी? ठीक है। अभी देखिए एक दूसरी चीज़, अब हम लोग देख लेते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। देखिए, ये समझिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। मैंने अभी क्या बनाया था, एडजेसेंट एंगल बनाया था ना, एक ये एंगल, इसको अब मैं AOB नाम नहीं दे रहा, इसको मैं थीटा नाम दे रहा हूँ। ठीक है, θ1 बोल देता हूँ इसको। एक ये दूसरा एंगल बनाया था मैंने, इसका मैं नाम दे देता हूँ θ2। ठीक है, तो आप देखिए इसमें बताइए ये क्या है, कॉमन आर्म, ये दोनों क्या हैं, नॉन कॉमन आर्म्स। अब देखिए इस नॉन कॉमन आर्म को मैंने फिक्स कर दिया। ठीक है, और ये जो नॉन कॉमन आर्म है इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ इस तरफ। ठीक है, तो रोटेट करता हुआ मैं बिल्कुल यहाँ पे ले आया इसको। ठीक है, आप देख पा रहे हैं? ठीक है, ये रोटेट करते हुए मैं इसको यहाँ ले आया। अगर मैं इसका नाम दूँ, नाम दे ही देते हैं ना, काम आएगा। इसको B दे दीजिए, इसको C बोलिए। ठीक है, देखिए ये OC को क्या किया मैंने, OC को रोटेट करते करते यहाँ ले आया OC को, तो इसको मिटा दीजिए, इसका क्या काम है जब रोटेट ही मैंने कर दिया। ठीक है, अब रोटेट करके मैं यहाँ ले आया तो ये एंगल भी बड़ा हो जाएगा। ये एंगल पहले इतना था, अब ये एंगल इतना हो गया, है ना। तो देखिए मैंने किया क्या, मैंने जो दो नॉन कॉमन आर्म्स थे उसमें से एक नॉन कॉमन आर्म को रोटेट करते 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 दूसरे नॉन कॉमन आर्म के बिल्कुल एक ही लाइन में बना दिया। मतलब मैंने OA और OC को एक स्ट्रेट लाइन बना दिया। मैंने इस रे को, इस OC को इतना घुमाया कि इसके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना दिया। तो अभी भी ये रहेंगे तो एडजेसेंट एंगल्स ही ना। क्यों एडजेसेंट एंगल्स रहेंगे? क्योंकि ये देखिए कॉमन आर्म है, ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स हैं। तो वो दो एडजेसेंट एंगल्स जिनके नॉन कॉमन आर्म्स अगर बिल्कुल पैरेलल हो जाए या बिल्कुल एक ही लाइन में आ जाए, कोलिनियर हो जाए, तो उन दो एडजेसेंट एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो θ1 और θ2 है, ये क्या थे, एडजेसेंट एंगल्स थे। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, θ1 एंड θ2 मेक लीनियर पेयर। यही एडजेसेंट एंगल्स यहाँ पे क्या होगा, लीनियर पेयर्स होंगे। देखिए ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात, मैंने इससे पहले ही थोड़ी देर पहले ही टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ाया और उसमें बताया कि एक स्ट्रेट लाइन पे कौन सा एंगल बनता है, स्ट्रेट एंगल, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री। तो ये भी तो स्ट्रेट लाइन है ना, AOC। तो AOC पे जो एंगल बनेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री। सब कुछ तो आ ही रहा है आपको। देखिए AOC की कितनी वैल्यू हो जाएगी, 180 डिग्री। अब एक छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि AOC कौन से दो एंगल से मिलकर बना है, θ1 और θ2। तो बस θ1 प्लस θ2, इसका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। देखिए ये एक थ्योरम भी है। ये थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कभी भी स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर पेयर्स बनेंगे। जब भी लीनियर पेयर्स बनेंगे तो उनका सम क्या होगा, लीनियर पेयर्स का सम 180 डिग्री होगा। आपको पता है इसका कन्वर्स भी ट्रू है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, और ये दो एंगल बना दूं और मैं बोल रहा हूं कि ये 60 डिग्री है और ये 120 डिग्री है, तो अब देखिए इन दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री है। तो इसका मतलब ये जो लाइन बनाई है ना मैंने, इसको स्ट्रेट होना ही पड़ेगा। ये हो गया इसका कन्वर्स। अभी तक मैं बोल रहा था कि ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, लीनियर पेयर, मतलब सम 180 डिग्री। मैंने बोला कि इन दोनों का सम 180 डिग्री है तो इस लाइन को भी स्ट्रेट होना ही पड़ेगा, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, तो ये हो गया इसका कन्वर्स। तो आई होप आपको लीनियर पेयर्स में भी काफ़ी क्लैरिटी आई होगी आज। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने लाइन्स पढ़ा, लाइन्स के बेसिक्स पढ़े, उसके बाद हम लोगों ने एंगल्स पढ़ा। मैंने बिल्कुल बेसिक से एंगल बताया, टाइप्स ऑफ एंगल्स जो जो हो सकते थे वो समझाने की कोशिश की, और उसके बाद हम लोगों ने एडजेसेंट एंगल्स और लीनियर पेयर्स में थोड़ी सी क्लैरिटी देखी। तो आज के लाइन्स एंड एंगल्स के फर्स्ट पार्ट के लिए इतना काफ़ी है। इसके बाद हम लोग आगे लाइन्स एंड एंगल्स का सेकंड पार्ट देखेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को पैरेलल लाइन्स और ट्रांसवर्सल लाइन, कि पैरेलल लाइन्स अगर ट्रांसवर्सल को कट करें तो कुछ डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स बनते हैं, तो उन एंगल्स की स्टडी करेंगे। वो एंगल्स का उन एंगल्स में आपस में रिलेशन क्या होता है वो देखेंगे। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।